हेलो प्यारे जियोग्राफर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। आज की इस क्लास के अंदर स्टूडेंट जो थंबनेल आप देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। क्या स्टूडेंट आपको पता है कि जैसे हमारी अर्थ आज है वैसे अर्थ हमारी बिलियन ईयर पहले नहीं थी। जैसे कॉन्टिनेंट आज है वैसे कॉन्टिनेंट पहले नहीं थे। कॉन्टिनेंट बनने की क्या प्रोसेस रही होगी, पेंजिया क्या है, पेंथालासा क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आज आप इस चैप्टर के अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले क्लास 11th, अगर हम चैप्टर की अगर बात करें, अगर हम स्टूडेंट चैप्टर की बात करें तो आपका ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है स्टूडेंट्स? आप कहेंगे सर चैप्टर नंबर 4 आपका रहने वाला है। और ये जो बुक आपकी कौन सी है, बुक की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। और स्टूडेंट अगर निक नेम की बात करें तो आप कहोगे ये आपका फिजिकल जियोग्राफी का चैप्टर है जिसका नेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट है। आओ इसे हम वन बाय वन करते हुए स्टूडेंट इसे कवर करेंगे। आप देखिएगा, अगर हम इसके अंदर रीड करें, ये हमारी क्या है, अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर अगर मैं यहां रीड करूं, अगर मैं आपको यहां बताऊं तो 29% पर तो क्या है, लैंड है। 29% पर लैंड है। अगर मैं बात करूं 71% यहां पर हमें क्या सीन करने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है, पानी देखने को मिलता है। फिर भी आप कहेंगे क्या है, वाटर की प्रॉब्लम है। फ्रेश वाटर तो 1% से भी कम है। आप कह रहे हैं कि सर हमारी अर्थ पर 70% वाटर और 29% क्या है, लैंड है। जैसे हमारी अर्थ आज है, जैसे आज कॉन्टिनेंट है वैसे कॉन्टिनेंट पहले नहीं थे। आओ इनको वन बाय वन करते हुए स्टूडेंट हम इसे सीन करेंगे, इसे हम देखेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर हमें बताया जी कॉन्टिनेंट ओवर 29%। हमने कहा कि कॉन्टिनेंट जो है वो कितने परसेंट पर है, 29% पर है। और 71% पर क्या है, वाटर है। 71% के ऊपर आप कहेंगे सर पानी है। फिर आप देखिएगा द पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बॉडीज हैव नॉट बीन सेम इन द पास्ट। जैसा आज आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, जैसे आज आप ओशियन देखेंगे, एट प्रेजेंट में बात करें ओशियन 5 है और कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट कितने हैं, 7 है। 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियंस हैं। आज जो ओशियन बने हैं, आज के जो कॉन्टिनेंट्स हैं स्टूडेंट, क्या वैसे पहले थे? आंसर आएगा नहीं थे। स्टार्टिंग के अंदर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक ही कॉन्टिनेंट था। और आप कहेंगे सर एक ही ओशियन था जिसे हम मेगा ओशियन के नेम से जानते हैं। देखेंगे इसे अभी हम। देखिएगा, विल नॉट कंटिन्यू टू एंजॉय देयर प्रेजेंट पोजीशन इन द टाइम टू द कम। आप कहेंगे धीरे धीरे करते करते हम पास्ट से अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसके अंदर चेंजिंग आती चली गई, इसके अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिलता चला गया। जैसे आप अपने आप को देख लीजिएगा, आप अपने और उस फोटो को देखो जब आप फर्स्ट क्लास के अंदर थे और आज आप 11th क्लास के अंदर हैं। आप देखिए आप में कितनी चेंजिंग आई है और चेंजिंग आ भी रही है। ऐसे ही हमारी अर्थ जैसी आज है वैसी पहले नहीं थी, पास्ट में नहीं थी। और हमारी अर्थ में अभी भी चेंजिंग आ रही है, अभी भी हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये बातें हैं जिनको आप स्टूडेंट इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं। ये देखिए, जैसे आज अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट के अंदर स्टूडेंट हमारा जो ओशियन था या यूं कहें जो कॉन्टिनेंट था कुछ ऐसे ही था। आप इसे कॉन्टिनेंट तो नहीं कहेंगे, अगर कॉन्टिनेंट भी कह रहे हैं तो इसे आप सुपर कॉन्टिनेंट कहेंगे।
इस सुपर कॉन्टिनेंट का नेम क्या था? पेंजिया था। और ये देखिएगा, इसी के अंदर यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। आप देखिए ऐसा है। अगर हम बात करें एट प्रेजेंट की, अगर हम रीड करें इसे एट प्रेजेंट के अंदर स्टूडेंट, आज का जो कॉन्टिनेंट है वो हमें कुछ अलग सीन करने को मिलेगा। जैसे मैं यहां पर आपको बता दूं, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, फिर हमने कहा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। जैसा आज है, आप कहेंगे सर वैसा पास्ट में नहीं था। इट मीन आपने कहा कि सर इसमें भी क्या आ रही है? चेंजिंग आ रही है। क्या आ गई? चेंजिंग आ गई। हमें इसमें चेंजिंग सीन करने को मिलने वाली है। आइए प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं एट प्रेजेंट के अंदर। अगर हम बात करें एट प्रेजेंट की, देन वी कैन से कि एट प्रेजेंट में ये कॉन्टिनेंट है। आप देखिएगा, ये क्या है? कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट है, अभी मैंने आपको क्लियर किया। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर हमने कहा कि सर अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। स्टार्टिंग में क्या थे? आप कहेंगे एक ही थे, जिनका नेम अभी मैंने आपको बताया था, पेंजिया था। ये पेंजिया नेम देने वाले कौन होंगे? अभी हम इसे क्लियर करेंगे। कौन सी थ्योरी के अंदर इसे दिया गया था? अभी स्टूडेंट इसे क्लियर करने वाले हैं। व्हाट इज पेंथालासा? अभी हम इसके अंदर सीन करेंगे। फिलहाल देखिए एट प्रेजेंट के अंदर हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो कुछ इस टाइप से है। बताओ प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? यस सर। आगे देखते हैं इसे, नेक्स्ट इसे देखते हैं। ये लो, क्या हमें कह रहा है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ये कहता है ऑब्जर्वेशन। हमने ऑब्जर्वेशन करना है शेप का, किसकी? कोस्ट लाइन ऑफ अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिका ओशियन, जिसका नेम है अंटार्कटिक ओशियन। देखो इसमें अंटार्कटिक ओशियन है कौन सा? ये रहा, ये है अटलांटिक ओशियन। ये क्या है प्यारे बच्चों? आप कहेंगे ये अंटार्कटिक ओशियन है। अगर हम इस अंटार्कटिक ओशियन की कोस्ट लाइन को ऑब्जर्वेशन करें, अंटार्कटिक ओशियन की अगर हम कोस्ट लाइन को ऑब्जर्वेशन करें तो हम क्या कह सकते हैं? ये आप कहेंगे एक पजल के जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है कि ये जो पोर्शन है साउथ अमेरिका है, अफ्रीका में क्या होगा? फिट हो जाएगा। क्या होगा? फिट हो जाएगा। सेम स्ट्रक्चर इसकी देखने को मिलती है। ये देखिए, जैसे क्या कहता है, द सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन ईदर साइड ऑफ ओशियन। ओशियन की जो दोनों साइड्स हैं वो हमें सिमेट्री देखने को मिलती है, एक जैसे देखने को मिलती है। जैसे आपने पजल तो देखा ही होगा, पजल में क्या होता है? एक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये सेकंड स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक दूसरे में इजिली क्या हो गई? आप कहेंगे सर फिक्स हो गई। इसमें इजिली क्या हो गई? फिक्स हो गई। यही आप ऐसी स्ट्रक्चर्स आपको सीन करने को मिलती है अगर हम अंटार्कटिक ओशियन की बात करते हैं। बताओ समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर समझ में, बहुत इजी बता रहे हो आप। बिल्कुल। आगे इसके अंदर हम सीन करें, आगे इसके अंदर देखें, आगे इसके अंदर पॉइंट की बात करेंगे तो ये देख लीजिएगा। अभी मैंने स्टूडेंट्स अभी क्लियर किया, ये क्या है? साउथ अमेरिका, और ये क्या है? अफ्रीका। अब आप देखो यहां पर ये क्या हो गई? फिट हो गई। साउथ अमेरिका अफ्रीका में फिट हो गया। और अब आप देखो ये रहा साउथ अमेरिका, और ये क्या है? आप कहेंगे अफ्रीका है। ये पजल तो आपने देखा ही है, बड़े आपने पजल को सोल्व किया होगा, क्यूब का आप करते ही हैं, और ये पजल भी आपने सोल्व किया ही होगा। तो आप देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इजीली एक दूसरे में क्या हो जाती है? फिट हो जाती हैं। साउथ अमेरिका अफ्रीका के अंदर इजीली फिट हो गया। सो वी कैन से कि हम ये कह सकते हैं कि सर ये किसी पास्ट टाइम के अंदर, किसी ओल्ड टाइम के अंदर अगर हम बात करें, ये आपस में क्या थे? आपस में कनेक्ट थे। इसका मतलब ओल अर्थ थी,
पेंजिया था, इसका मतलब ये कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे, फिर धीरे धीरे आफ्टर पीरियड ऑफ द टाइम कॉन्टिनेंट क्या हुए हैं, उसमें ड्रिफ्ट हुआ है, अलग हुआ है। जैसे एट प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। देखिएगा अफ्रीका से कौन दूर चला गया, साउथ अमेरिका, इधर से नॉर्थ अमेरिका, इनके बीच में क्या हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ है, इनके बीच ड्रिफ्ट हुआ। इसी प्रकार से एट प्रेजेंट के अंदर कुछ इस टाइप का मैप बना, इस टाइप का क्रिएट हुआ। और आप कहेंगे सर इनके ड्रिफ्ट होने से इनके मिड पार्ट के अंदर एक ओशियन क्रिएट होता है, इसी ओशियन का जो नेम है प्यारे बच्चों अंटार्कटिक ओशियन है। अगर आपको कोई कहे कि बताइए अंटार्कटिक ओशियन किन किन कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, देन वी कैन से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के मिड पार्ट के अंदर है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन्हीं के ड्रिफ्ट होने से आप कहेंगे सर एटलांटिक ओशियन जो है वो बना है। इट मीन स्टार्टिंग के अंदर ये कैसे थे, कुछ ऐसे थे। साउथ अमेरिका अफ्रीका के साथ में क्या था, फिट था, जिसे हम आगे चलकर कहेंगे जिगसॉ फिट, जिगसॉ फिट। इट मीन साउथ अमेरिका अफ्रीका से ड्रिफ्ट होकर आगे चला है। ये स्ट्रक्चर्स को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आओ प्यारे बच्चों आगे इसके अंदर देखते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर रीड करते हैं। जब आपने इसको रीड किया, आपने इसको सीन किया, अब एक एक करके जियोग्राफर्स आएंगे, वो ये पॉसिबिलिटी बताएंगे कि हो सकता है कि किसी ओल्ड टाइम के अंदर ये आपस के अंदर कनेक्ट थे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो नेम था आप कहेंगे 1596 के अंदर, 1596 के अंदर एक डच मैप मेकर थे स्टूडेंट्स, उन्होंने सबसे पहले एक पॉसिबिलिटी बताई कि हो सकता है कि ये स्टार्टिंग के अंदर आपस के अंदर कनेक्ट हुए होंगे। तो पॉसिबिलिटी बताने वाले कौन थे, अब्राहम ओर्टेलियस थे। हु इज अब्राहम ओर्टेलियस, देन वी कैन से डच मैप मेकर, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, पॉसिबिलिटी दी थी कि आपस के अंदर हो सकता है कि कनेक्ट हो। कब दी, 1596 के अंदर, 1596 के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या दी है, पॉसिबिलिटी दी, मगर बता नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपस के अंदर ये कनेक्ट हो। कौन, अब्राहम ओर्टेलियस। आइए आगे इसके अंदर देखते हैं, आगे इसके अंदर रीड करते हैं। नेक्स्ट जो ज्योग्राफर थे आप कहेंगे उनका नेम क्या था, ओंटेनियो पिलेग्रिनी। ओंटेनियो पिलेग्रिनी ने क्या किया, एक ड्रॉ किया, मैप ड्रॉ किया, जिसके अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स को बताए, 3 कॉन्टिनेंट को। ये स्टूडेंट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये आता ही आता है कि ऐसे कौन से ज्योग्राफर रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले एक मैप ड्रॉ किया था जिसके अंदर 3 कॉन्टिनेंट को प्रेजेंट किया गया था। तो आप कहेंगे उनका नेम क्या था, ओंटेनियो पिलेग्रिनी। क्या नेम था इनका, ओंटेनियो पिलेग्रिनी था, जिन्होंने ड्रॉ किया था एक मैप जिसमें शो क्या किया था, 3 कॉन्टिनेंट को किया था। आप कहेंगे सर कोई भी एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट ओंटेनियो पिलेग्रिनी है और ये है, इनका नेम तो अल्फ्रेड वेगनर आएगा। इससे पहले ओंटेनियो पिलेग्रिनी है जिन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया, 3 कॉन्टिनेंट को अंदर प्रेजेंट किए, लीबिया था, यूरोप था, एशिया था। तो इस टाइप का मैप क्रिएट करने वाले, बताने वाले जो कौन थे, ओंटेनियो पिलेग्रिनी थे। एनसीईआरटी में स्टूडेंट ये बताया था ओनली 3 कॉन्टिनेंट को बताने वाले थे ओंटेनियो पिलेग्रिनी। एट प्रेजेंट में तो 7 कॉन्टिनेंट हैं। सबसे पहले इन्होंने ओंटेनियो पिलेग्रिनी ने ही 3 मैप के बारे में बताया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज आप 11th में हो, 12th क्लास के बाद में जब आप बीए फर्स्ट ईयर में होंगे तो भी आपको ये देखने को मिलेंगे जिनका नाम क्या था, अल्फ्रेड वेगनर है। क्या नेम है इनका, अल्फ्रेड वेगनर है।
हु इज अल्फ्रेड वेगनर? ए जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट। जर्मन के मीटियोरोलॉजिस्ट थे। मीटियोरोलॉजिस्ट का मीन होता है जो मौसम को जानते हैं, वेदर के बारे में जानते हैं, उन्हें हम मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये कौन थे? एक जर्मन के मीटियोरोलॉजिस्ट हैं। हमारी जो ज्योग्राफी है वो आई कहां से है? जर्मन के ज्योग्राफर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारी ज्योग्राफी के ऊपर आपको सीन करने को मिलता है। तो हु इज अल्फ्रेड वेगनर? देन वी कैन से कि ये जो पर्सन है वो कौन है? आप कहेंगे सर ए जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट का नेम बात करें क्या है? द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव, यूं कहें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, जो आप कंपटीशन आगे चलकर आप देंगे उन एग्जाम के अंदर भी। और इसी के साथ साथ में बात करें कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? आप कहेंगे कॉन्टिनेंटल थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कब दी? आप कहेंगे सर इन्होंने जो थ्योरी दी अपनी 1912 के अंदर। कौन सी थ्योरी? कॉन्टिनेंटल, आप कहेंगे सर ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताने वाले जो मीटियोरोलॉजिस्ट थे, देखो जानते तो मीटियोरोलॉजिस्ट के बारे में है, बता क्या रहे हैं? कॉन्टिनेंटल में ड्रिफ्ट कैसे हुआ। ड्रिफ्ट का मीन क्या होता है? हिंदी में प्रवाह। ये आपने अभी जो वर्ड नोट किया है इसका मीन क्या है? प्रवाह। प्रवाह का मीन होता है फ्लो। ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप से कैसे ड्रिफ्ट हुए हैं, कैसे अलग हुए हैं, उन थ्योरी के बारे में सबसे, देखो कोई था नहीं तो इन्होंने थ्योरी को बताया सबसे पहले। ये एक पॉपुलर आर्ग्यूमेंट भी है, ठीक है। तो इन्होंने दिया, थ्योरी का नेम क्या था? द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पेपर में आपके आएगा ये थ्योरी दी कब गई थी, कब दी गई थी? आप कहेंगे इन 1912 के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, आगे हम इसके अंदर रीड करें या आगे हम इसके अंदर देखें। लो जी, अभी तक आपने क्या रीड किया? 3 जियोग्राफर्स। सबसे पहले कौन से जियोग्राफर्स आए? आपने कहा कि सबसे पहले आए थे, बताओ, अब्राहम ओर्टिलियस। अब्राहम ओर्टिलियस कब आए? आप कहेंगे सर अब्राहम ओर्टिलियस की अगर बात करें तो अब्राहम ओर्टिलियस, अभी आपने देखा ये था अब्राहम ओर्टिलियस, फिर ओंटेनियो पिलेग्रिनी। आपने इसके अंदर जो रीड किया 1596 में कौन आए? आप कहेंगे सर 1596 के अंदर जो आए थे उनका नाम था अब्राहम ओर्टिलियस। उन्होंने सबसे पहले क्या बताई थी? पॉसिबिलिटी के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा करके हो सकता है कि आपस में कनेक्ट हो। फिर आपने देखा सेकंड नंबर पर कौन आए? ओंटेनियो पिलेग्रिनी आए। ओंटेनियो पिलेग्रिनी ने कितने कॉन्टिनेंट के बारे में बताया? 3 कॉन्टिनेंट। ये 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताते हैं ओंटेनियो पिलेग्रिनी। फिर इसके बाद में आपने 3 नंबर पर देखा एक थ्योरी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है प्यारे बच्चों 1912 के अंदर दी थी, और देने वाले पर्सन कौन थे? आप कहेंगे इस थ्योरी को देने वाले थे अल्फ्रेड वेगनर थे। ये आपने रीड किया। इसमें से फुल स्टार पत्ती जो लगती है बेटा आप लगा लीजिएगा, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। फुल स्टार पत्ती जो लगती है वो इसी पर लगती है। आप देखिएगा, आगे इसके अंदर चलते हैं, आगे इसको रीड करते हैं। ये लो, अब हम जो थ्योरी लेकर के आए हैं वो है द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसकी है? आपने कहा कि सर वेगनर की। ये थ्योरी दी कब गई थी? आपने कहा 1912 के अंदर, 1912 में 1912 के अंदर ये थ्योरी दी
इस थ्योरी का नेम क्या है? द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब आप देखो स्टार्टिंग की अगर बात की जाए, अब देखो ये इनमें ड्रिफ्ट हो रही है। आप बड़े अच्छे से देखिए इस मैप के अंदर, इस मैप को जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो इसमें ड्रिफ्ट हो रहा है। आप देखो ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये इंडिया है। और इंडिया देखो कैसे अपर पार्ट की तरफ जा रहा है, ऊपर है यूरेशियन प्लेट इसके साथ टकरा रहा है और टकराते ही एक क्या बना? हिमालय बना। क्या बना? हिमालय बना। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? ड्रिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट हो रहा है। तो यही जो थ्योरी है, इस थ्योरी का जो नेम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। आओ, ये थ्योरी को देने वाले कौन थे? आप कहेंगे सर वैगनर थे। इन्होंने थ्योरी को दिया कब? 1912 में दिया, 1912 में इस थ्योरी को दिया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा देखते हैं। ये कहते हैं कि ऑल कॉन्टिनेंट्स फॉर्म ए सिंगल कॉन्टिनेंट। जैसा आप आज कॉन्टिनेंट देख रहे हैं 7 कॉन्टिनेंट, स्टार्टिंग की बात करें तो सिंगल ही कॉन्टिनेंट था। एक कॉन्टिनेंट था, एक मेगा ओशियन था। और आप कहेंगे सर मेगा ओशियन सराउंडेड द सी। आप कहेंगे एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, इसके अंदर आप देख लो एक सिंगल कॉन्टिनेंट ही था। ये रहा सिंगल कॉन्टिनेंट, इट्स सराउंडेड बाय ऑल वाटर। सिंगल कॉन्टिनेंट को कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। और यही सुपर कॉन्टिनेंट आगे चलकर क्या बनेगा? देखो ये रहा, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, उस सुपर कॉन्टिनेंट को क्या कहा? पेंजिया। क्या कहा प्यारे बच्चों? पेंजिया। पेंजिया का मीन क्या है? ऑल अर्थ। पेंजिया का मीन है ऑल अर्थ। और आपने कहा इट्स सराउंडेड बाय ऑल वाटर, वी कैन से दीज आर पेंथालासा। ये जो पेंजिया था सराउंडेड किससे था? वाटर से था। इसी वाटर को आपने क्या कहा? आप कहेंगे सर पेंथालासा। और पेंथालासा का मीन क्या है? ऑल वाटर। स्टूडेंट ये आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर या आपको एनुअल एग्जाम के अंदर सीन करने को मिलेगा। क्या सीन करने को मिलेगा? कि व्हाट इज पेंजिया, व्हाट इज पेंथालासा। पेंजिया मीन ऑल अर्थ है, पेंथालासा मीन ऑल वाटर है। सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया है और आपने कहा मेगा ओशियन क्या है? पेंथालासा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आओ आगे इसके अंदर देखते हैं, आगे इसके अंदर नोट करते हैं, देखते हैं। ये आगे फिर से एक बार फिर कौन सा? टन 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 लोचक में आ गया। ये कौन थे? आप कहेंगे अल्फ्रेड वेगनर थे। ये है अल्फ्रेड वेगनर। और आपने जैसा अभी आपने रीड किया कि पेंजिया और पेंथालासा के बारे में बताया। पेंजिया और पेंथालासा को अभी आपने प्यारे बच्चों इसे क्लियर कर लिया, रीड कर लिया। नेक्स्ट देखो, धीरे धीरे करते करते आपने कहा कि सर आर्ग्यूड अराउंड 200 मिलियन ईयर अगो। आज से 200 मिलियन ईयर अगो की पहले की बात करें तो फिर धीरे धीरे करते करते ये जो पेंजिया था वो क्या होना स्टार्ट हुआ? ब्रेक होना स्टार्ट हुआ। आप कहेंगे क्या होना स्टार्ट हुआ? जो पेंजिया था सुपर कॉन्टिनेंट था उसका ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेकअप कितने पार्ट में हुआ? 2 पार्ट में। आप कहेंगे यूं कहूं कि 2 हेमिस्फीयर में हुआ। ये रहा ब्रेकअप, ये आप देखिए इसका ब्रेकअप हुआ। ये लो, ये क्या कर गया? जो सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया था वो ब्रेक कर गया 2 पार्ट के अंदर, नॉर्थ पार्ट में और साउथ पार्ट में। जो नॉर्थ पार्ट था उसका नेम बना लुरेशिया और जो साउथ पार्ट था उसका नाम बना गोंडवाना। कब? 200 मिलियन ईयर अगो। एट द प्रेजेंट टाइम, आज के टाइम से 200 मिलियन ईयर अगो की बात करेंगे तो जो सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया था वो क्या होता है? ब्रेक हो गया 2 पार्ट में, नॉर्थ और साउथ में। नॉर्थ पार्ट इज लोरेशिया एंड साउथ पार्ट इज गोंडवाना। इज द क्लियर? यस सर। और आप कहेंगे जब लोरेशिया गोंडवाना बना तो इनके बीच क्या क्रिएट हो गया? टेथिस सी। इनके बीच क्या क्रिएट हो गया? टेथिस सी क्रिएट हुआ। तो अभी आपने देखा सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, पेंजिया का ब्रेक हुआ
टू पार्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ पार्ट लोरेशिया एंड सदर्न पार्ट इज गोंडवाना। टू पार्ट के अंदर ब्रेक होता है। नेक्स्ट देखो, पेंजिया फर्स्ट ब्रोक, ये देखो आप ब्रोकन हुआ इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंटल मार्च में, लोरेशिया में और गोंडवाना में। फिर आपने देखा नॉर्थ और साउथ पार्ट, ये आपने अभी क्लियर कर लिया। फिर धीरे धीरे करते करते जो लोरेशिया और गोंडवाना ये दो पार्ट के अंदर जो ब्रोक हुआ, ब्रोकन हुआ, ये भी आगे चल करके स्मॉल पार्ट के अंदर ब्रोकन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे फिर धीरे धीरे करते करते क्या बनते हैं, कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। प्यारे बच्चों क्या बनते हैं? आप कहेंगे सर कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। बोलो कैंडी समझ में आ गई? आगे बात समझ में, बोलो समझ में आ गया? आ गया सर समझ में। तो ये लोरेशिया और गोंडवाना ये भी आपने कहा कि धीरे धीरे करते करते ब्रोक डाउन हुआ, ब्रोकन हुआ, और जैसे लोरेशिया गोंडवाना कंटिन्यू टू द ब्रेक इनटू ए वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स द एग्जिस्ट टुडे। जैसा फिर करते करते ब्रोक होते होते टूटते टूटते एट प्रेजेंट के क्या बने हैं, कॉन्टिनेंट्स बने हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो भाई समझ में आ गई? आ गई। सुस्ती सी आ रही है सर, सुस्ती सी आ रही है। क्या कहोगे आप? एक ही बात कहोगे, क्या कहोगे? आगे चलकर देखते हैं। एक बार मुझे बताओ, पेंजिया एंड पैंथालासा क्लियर हुआ? यस। पेंजिया एंड पैंथालासा क्लियर हुआ? यस। पेंजिया पैंथालासा, पेंजिया को आपने कहा कि सर ब्रोक हुआ, ब्रोकन हुआ, ब्रेक कर गया टू में, कौन कौन से टू पार्ट में, लोरेशिया एंड गोंडवाना, और ये भी आगे क्या होते चले गए, ब्रेक करते चले गए पार्ट। जैसे जैसे ब्रेक होता चला गया वैसे वैसे आपने देखा कि सर कॉन्टिनेंट बनने स्टार्ट हो गए। आइएगा आगे इसके अंदर रीड करते हैं। अब आप ये बात कह रही है कि सर आप कैसे कह सकते हो कि कॉन्टिनेंटल में ड्रिफ्ट हुआ? कैसे कह सकते हो? कुछ एविडेंस दो, ऐसे तो मानने वाले नहीं है। आपकी क्लास में क्या हुआ कि किसी स्टूडेंट ने आपके देखते देखते एक नोटबुक निकाल ली, और वो स्टूडेंट जो है वो बार बार मना किया जा रहा है कि सर मैंने नोटबुक नहीं निकाली। उस स्टूडेंट की टीचर को बात बताइए आपने, टीचर क्या कह रही है? टीचर कह रहे हैं कि वो एविडेंस दो मुझे। तो आपने कहा कि सर उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, उससे पूछो। सर आपको 100% एविडेंस मिले, और एविडेंस मिलने के बाद में आपने ये क्लियर कर दिया, आपने बता दिया कि वास्तव में हो सकता है कि इसकी नोटबुक इसने निकाली हो। ऐसे ही आप जैसे जो ज्योग्राफर्स हैं वो कहने लगे कि सर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनमें ड्रिफ्ट हुई। सर कैसे हुई? आप हमें एविडेंस दीजिए, कैसे एविडेंस हुई, कैसे इनमें ड्रिफ्ट हुआ, आप हमें एविडेंस दीजिए। तो एविडेंस देने के लिए अल्फ्रेड वेगनर आएंगे, उन्होंने ये 1 बाय 1 करते हुए एविडेंसेस दिए। कौन कौन से एविडेंसेस दिए प्यारे बच्चों, देखते हैं इसके अंदर। इन्होंने कहा लो आप एविडेंस ही लो। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, आप मैचिंग करके देख लो कॉन्टिनेंट को। जैसे आज के जो कॉन्टिनेंट है उनको आप मैच करके देखो। साउथ अमेरिका को अफ्रीका के साथ मैच करके देख लो, अगर आपको विश्वास नहीं होता। ये पहला मेरा एविडेंस है। हमने कहा यार बात तो सही है। इन्होंने कहा अभी भी आप नहीं मानते, तो लो अगर आप अभी भी नहीं मानते तो आप देखिए रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन। जैसे आप ये क्या है, साउथ अमेरिका, ये क्या है, साउथ अमेरिका, क्या है, साउथ अमेरिका, और ये क्या है, आपने कहा कि सर अफ्रीका है। ये क्या है, अफ्रीका है। क्या कहा? अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं भाई अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि फर्स्ट एविडेंस है कि आप इनको मैच करके देख लो। सेकंड है जैसी रोक
साउथ अमेरिका के अंदर हैं, जैसी रोक साउथ अमेरिका के अंदर है वैसी ही रोक अफ्रीका के अंदर भी है। वैसी रोक कहाँ है? अफ्रीका के अंदर भी है। यानी यहां हमें रोक फाउंड होती है, हमें जो रोक मिली है उनकी एज सेम ही है। आप कहेंगे एक करण है एक अर्जुन है, ये बिछड़ गए हैं, और आपने कहा कि सर कई सालों के बाद इनका मिलना हुआ। अब आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों भाई थे, दोनों ट्विन थे, दोनों जुड़वा थे? आपने कहा कि सर इन दोनों का डीएनए करवा लो, इन दोनों का ब्लड ग्रुप चेक करवा लो। सर ये दोनों ही क्या हैं? इन दोनों का जो फादर है वो एक ही है। ऐसे आप कह सकते हैं यहां पर जो रोक हमें मिली है, यहां जो रोक मिली है, इन दोनों की रोक की एज क्या है? सेम है। कैसी है? सेम है। अक्रॉस द ओशियन, ओशियन के पार। ठीक है, इन्होंने कहा टीलाइट। आगे रीड करेंगे कि टीलाइट क्या है। आप कहेंगे एक सेडिमेंट्री रोक है जो हमें यहां पर दोनों के अंदर ही मिलती है। प्लेसर डिपॉजिट, हमें यहां पर वेन्स मिलती है, किसकी? गोल्ड की मिलती है। सो वी कैन से ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। ये कुछ एविडेंसेस हैं जो किन्होंने दिए? अल्फ्रेड वेगनर ने दिए, और ये बताया कि किसी ओल्ड टाइम, किसी पास्ट टाइम, बिलियन ईयर अगो पहले ये आपस में कनेक्ट थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो दिए गए थे, जो बताते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को फिल करते हैं, फुल 100% एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं। कई बार पेपर में आता है व्हाट इज जिगसॉ फिट। अब आगे चलकर वन बाय वन को हम रीड करेंगे, एक एक एविडेंसेस को रीड करने वाले हैं, कौन कौन से एविडेंसेस हैं। उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, आगे इसके अंदर बात करें, आगे इसे रीड करें। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, ले लिया होगा। आगे इसे देखते हैं, आगे इसे रीड करते हैं। लो जी, अब वन बाय वन करते हुए हम इसे रीड करेंगे। फर्स्ट जो एविडेंस है मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? जिगसा फिट कहते हैं। मैंने आपको क्लियर किया, मैंने आपको बताया, क्या बताया? कि अगर अफ्रीका को साउथ अमेरिका के साथ में अगर हम कनेक्ट करके देखें, अगर इनको अटैच करके देखें, तो ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। ये देखिए, इट मीन एंड वी कैन से कि किसी ओल्ड टाइम, पास्ट टाइम ये आपस में कनेक्ट होंगे। किसी पुराने टाइम, किसी ओल्ड टाइम आपस में क्या थे? कनेक्ट थे। तो आपने क्या कहा कि मैच करके देख लो, कनेक्ट करके देख लो, जोड़ करके देख लो, मिला करके देख लो। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो पहला जो एविडेंस था वो आपने इनको रीड किया। ये पजल तो आपने देखा ही होगा कि अगर इनको एक दूसरे में क्या करके देखें, फिट करके देखें, तो बेटा ये एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं। सो वी कैन से फर्स्ट एविडेंस है, क्या एविडेंस है? द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अगर हम कॉन्टिनेंट्स को क्या करके देखें? मैच करके देखें, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब आप देखो इसी के अंदर जब आप, इन्होंने क्या किया? एक कंप्यूटर मैप बनाया। इन्होंने एक कंप्यूटर मैप बनाया। कब बनाया? इन 1964 के अंदर। आप इस डायग्राम को विजुअलाइजेशन कर लो। ये कौन थे? आप कहेंगे इनका नाम था बुलार्ड। कौन थे ये? बुलार्ड थे। इन्होंने क्या बनाया? एक कंप्यूटर मैप बनाया, कंप्यूटर पर मैप तैयार किया। ये देखो, कंप्यूटर पर एक मैप तैयार किया। नेम इनका क्या है? आप कहेंगे सर बुलार्ड है। कब? इन 1964 के अंदर। अब देखो ये कंप्यूटर मैप है। इन्होंने क्या किया? एक कंप्यूटर मैप प्रोग्राम इन्होंने फाइंड किया, कंप्यूटर पर मैप बनाया।
जिसके अंदर जो अंटार्कटिक मार्जिन है, मार्जिन होते हैं किनारे को, मार्जिन क्या कहते हैं, किनारे, क्योंकि आप सबको पता है कि ये कौन सा है। अभी आपने कहा कि सर अगर हम इसकी बात करें तो ये साउथ अमेरिका है, ये क्या है, अफ्रीका है, और इन्हीं के ड्रिफ्ट हो जाने से इनके बीच ओशियन बना था जिसका नाम था अंटार्कटिक ओशियन। अंटार्कटिक ओशियन के जो मार्जिन है वाज प्रेजेंटेड बाय द बुलार्ड, किसने, बुलार्ड ने 1964 के अंदर। इट प्रोवाइडेड टू द क्वाइट परफेक्ट, इन्होंने बिल्कुल एक परफेक्ट क्या बना दिया, मैप बना दिया। अभी तक कौन कौन से जियोग्राफर्स रीड करें, नंबर 1 पर अब्राहम ओटिलियस 1596, ओंटेनियो पिलग्रेनी 3 कॉन्टिनेंट, अल्फ्रेड वेगनर जर्मन मीटेरोलॉजिस्ट इन 1912 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एविडेंसेस दिए, एविडेंसेस में पहला आपने रीड कर लिया, मैच करके देख लो। फिर आपने इसी के अंदर रीड किया, बुलार्ड मैप बना रही है 1964 के अंदर, एक परफेक्ट मैप बनाया कंप्यूटर से। आप देखिएगा नेक्स्ट इसे रीड करते हैं, ये देखो नेक्स्ट इसमें है रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन। इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, रॉक ऑफ सेम एज, जैसी एज आपने कहा कि साउथ अमेरिका की अंदर फाउंड होने वाली जो रॉक है, वैसी ही रॉक हमें साउथ यूं कहें अफ्रीका के अंदर भी मिली है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अंदर रॉक मिलना, वो भी सेम एज की। पता कैसे लगा, एक मेथड है स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड को आप देखिएगा, इसको कहते हैं हम रेडियोमेट्रिक डेंटिंग। ये एक मेथड है रेडियोमेट्रिक डेंटिंग। ये हमें क्या बताते हैं, कोई रॉक कितनी ओल्ड है, अगर कोई रॉक है वो कितनी ओल्ड है, कितने ईयर्स ओल्ड है, उनके बारे में एक मेथड जो कौन बताता है, रेडियोमेट्रिक डेंटिंग। जैसे जैसे रॉक क्या होती जाएगी, ब्रेक होती चली जाएगी, टूटती चली जाएगी, वो हमें उसके टाइम पीरियड के बारे में बताती है। साउथ अमेरिका अफ्रीका के अंदर जो हमें रॉक मिली है, उन दोनों रॉक की एज क्या है, सेम है। सो वी कैन से कि साउथ अमेरिका अफ्रीका के साथ में 100% क्या होगा, कनेक्ट हुआ होगा, जुड़ा हुआ होगा। ये कौन बताते हैं, अल्फ्रेड वेगनर बताते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बाकी आपने इसके अंदर देख ही लिया क्या क्या इन्होंने बात बताई है, आगे देखते हैं। टी लाइट मोस्ट इंपोर्टेंट तो आप कहेंगे सर फूल, स्टार, पत्ती, चॉकलेट, हलवा। चल हलवा हलवा, हलवे से बात याद आ गई, कौन सा हलवा, सूजी का हलवा। सूजी का हलवा सर, ये तो अमूमन सी बात है। सर कोई आप यूनिक नेम बताओ। यस, गाजर के हलवे की कसम, ये 100% आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सीधा ही आता है कि टीलाइट डैश करके राइट करता है। टीलाइट क्या है, आप कहेंगे सर टीलाइट का मीन है दीज आर सेडिमेंट्री रॉक। ये कौन सी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, जो बनी किससे है, आप कहेंगे डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर के डिपॉजिट से बनी है, जिन रॉक को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक है, जिसे हम क्या कहते हैं, टीलाइट कहते हैं। स्टूडेंट ये देख लो आप, ये क्या है, आप कहोगे टीलाइट है। ये क्या है, टीलाइट है। ये क्या है, टीलाइट, पेपर में आया था टीलाइट। टीलाइट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। क्या हुआ फिर, द गोंडवाना सिस्टम। अभी आप रीड करके आए थे, आपने कहा था कि सर जो सुपर कॉन्टिनेंट था, जो पेंजिया था, ये क्या हुआ था, ब्रेक हुआ था 2 पार्ट में, नॉर्थ साउथ में। नॉर्थ का नेम आपने इसके अंदर रीड किया था, क्या है, आप कहेंगे नॉर्थ के अंदर क्या है, तो आपने इसके अंदर कहा कि नॉर्थ में था लोरेशिया, साउथ में क्या था, गोंडवाना। अब ये जो गोंडवाना है, गोंडवाना ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन हैव ए, आप कहेंगे कौन सा, 6 डिफरेंट लैंड मास। ये जो आप कहेंगे जो गोंडवाना वाला पार्ट है, इंडिया भी जिसका एक पार्ट था,
ओल्ड टाइम के अंदर इंडिया भी गोंडवाना की ही पार्ट है। वो ये कहता है कि यही जो सेडिमेंट्री रॉक है वो हमें 6 पार्ट के ऊपर देखने को मिलती है। सो वी कैन से ये टीलाइट जो 6 पार्ट के ऊपर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल्स इंडिया, अफ्रीका, फोकलैंड आइलैंड हो गया, मेडागास्कर, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया। हमें बताते हैं कि किसी ओल्ड टाइम के अंदर, आज तो अलग अलग है, किसी ओल्ड टाइम के अंदर ये जो 6 पार्ट है गोंडवाना वाले, सेडिमेंट्री पार्ट वाले, टीलाइट वाले, किसी ओल्ड टाइम के अंदर आपस में क्या रहे होंगे, कनेक्ट रहे होंगे। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? आ गया। बोलो बाबा बचीड़े नाथ की जय। समझ में आया? आ गया। बोलो आया? आ गया। आइएगा आगे इसे देख रहे हैं। आपको हमारी क्लास कैसे लग रही है 100% कमेंट के अंदर राइट कर देंगे। आगे देखो, इसे रीड करते हैं, आगे इसे देखते हैं। प्लेसर डिपॉजिट, हिंदी में भी प्लेसर डिपॉजिट, हिंदी में क्या? निक्षेप। ये आप देखो क्या कह रहे हैं कि रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, किसके? गोल्ड के। द घाना कोस्ट एंड एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक एंड रीजन ऑफ अमेजिंग फैक्ट, द गोल्ड बियरिंग वेन्स, द ब्राजील। अब आप देखिए, ये आप देख रहे हो वेन्स, ये वेन्स आपको सीन करने को मिल रही है। ये क्या है? गोल्ड है। ये क्या है? गोल्ड है। जैसी गाना कोस्ट, गाना कहां है? अफ्रीका के अंदर है। ब्राजील कहां है? साउथ अमेरिका में। जैसे यहां एक मैप बना रहा हूं मैं, ये है साउथ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और ये क्या है? अफ्रीका। ये क्या है? अफ्रीका। आपने कहा कि सर गाना जो कोस्ट है ना वो यहां है, ये रही गाना कोस्ट। ये जो मैंने प्लस प्लस ड्रॉ किए हैं इसका नाम है गाना कोस्ट, और ये जो मैंने प्लस प्लस यहां पर ड्रॉ करे हैं यहां पर है ब्राजील। आप कहेंगे सर गाना कोस्ट अफ्रीका, ये क्या है? अफ्रीका, और ये क्या है? साउथ अमेरिका। कौन सा है? साउथ अमेरिका है। तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अंदर प्लेसर के डिपॉजिट मिले हैं। सो हम कह सकते हैं कि सर घाना कोस्ट और ब्राजील के अंदर जो प्लेसर के डिपॉजिट्स मिले हैं, गोल्ड की जो वेन्स मिली हैं, हमें प्रूफ करती है किसी ओल्ड टाइम के अंदर साउथ अमेरिका अफ्रीका के साथ में अटैच रहा होगा। अरे यार कितने एविडेंस आप चाहते हो? कितने एविडेंस चाहते हो? एक से एक एविडेंस दिए किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। एक से बढ़कर एक एविडेंसेस निकाल दिए किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। उन्होंने कहा कि यार अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, हम उनसे एविडेंसेस मांगे जा रही हैं, उन्होंने एक एक एविडेंस हमें दिए। आइएगा आगे इसके अंदर देखते हैं। वो कहता है यार आप इतने से नहीं मानते, चलो आपको और एविडेंस देता हूं, और मैं आपको एविडेंसेस के बारे में बताता हूं। हमने कहा यार बताओ। इन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। अगर हम फॉसिल्स की बात करें, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, ये देखिएगा इनके हम फॉसिल्स की बात करने जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन द लेमूर, ये क्या है? एक लेमूर है। ये लेमूर इंडिया में, मेडागास्कर में और अफ्रीका में। जैसे हमने इसके अंदर कहा कि सर इमेजिंग कीजिए, जैसे ये क्या है? अफ्रीका है, अफ्रीका का मैप है, ये अफ्रीका है। और फिर हमने इसको रीड किया, ये क्या है? इंडिया है। एट प्रेजेंट में आज का इंडिया ये है, बट इंडिया ओल्ड टाइम में यहां था। फिर आपने कहा कि सर और क्या है? मेडागास्कर। यहां एक ये छोटा सा आइलैंड है, इंडियन ओशियन का सबसे बिगेस्ट जो आइलैंड है मेडागास्कर है। ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, और ये क्या है? इंडिया है।
आप कहेंगे इनके अंदर लेमूर का फाउंड होना, ये एक एनिमल है लेमूर, इसका फाउंड होना हमें शो करता है, इंडिकेट करता है किसी ओल्ड टाइम के अंदर ये आपस में कनेक्ट रहे होंगे। आपकी बुक में कोई भी डायग्राम नहीं है, हमने सबसे ज्यादा विजुअलाइजेशन एनिमेटेड डायग्राम लेकर आए स्टूडेंट, ताकि आप अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए, देख पाए। तो हमें ये बताता है किसी ओल्ड टाइम के अंदर आपस के अंदर ये सभी की सभी हैं कनेक्ट रहे होंगे। चलो इतने से नहीं मानते, और आप देखो ये स्केलेटन्स देखिए, आप ये स्केलेटन्स देखिए जो कहेंगे मेसोसोर्स, ये रे आप देखो ये कहां है, ये कौन सा मैप है, साउथ अमेरिका का, ये कौन सा है, अफ्रीका का। किसी ओल्ड टाइम के अंदर जब अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका आपस में जब कनेक्ट थे, तो इसमें जो ये एनिमल है मेसोसोर, ये क्या करते थे, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाया करते थे। जैसे ही इनमें ड्रिफ्ट हुआ, जैसे ही साउथ अमेरिका अफ्रीका से अलग होता है, तो आप कहेंगे सर अटलांटिक ओशियन बना, और इनके बीच में हमें स्केलेटन्स मिले हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं, हमें बताते हैं कि ओल्ड टाइम के अंदर ये आपस में कनेक्ट रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वो कहता है मेसोसोर वॉज ए स्मॉल रेप्टाइल, रेप्टाइल का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले, ये रेंग कर, जैसे छिपकली रेंग कर चलती है, ये क्या थे, रेप्टाइल थे। अडेप्ट ए सैलो ब्रैकिस वाटर, सलाइन वाटर कहते हैं ब्रैकिस वाटर को। द स्केलेटन ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन टू लोकेटेड, द साउथ कैप प्रोविंस, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। ब्राजील और आप कहेंगे अफ्रीका के अंदर इनका मिलना हमें बताता है कि किसी ओल्ड टाइम के अंदर ये आपस के अंदर क्या रहे होंगे, कनेक्ट रहे होंगे। बोलो समझ में आ गया? आ गया। किसकी कसम है? गाजर के हलवे की कसम है कि हमें सर जो आप एविडेंसेस हमें करवा रहे हैं वो लगभग लगभग हमें समझ आ गए हैं। जो क्यों यो 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 यो, हाँ देखिएगा बिल्कुल यो यो। अब आप इसके अंदर देखते हैं, फिर हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, इन्होंने कहा, अब आप भी पूछने लग गए, जितने भी ज्योग्राफर से वो पूछने लग गए, आपकी सारी बात हम मानते हैं, आपने कहा कि ड्रिफ्ट हुआ है हुआ है हुआ है, मगर आप ये बताइए ड्रिफ्ट हुआ कैसे है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इनके पीछे कि साउथ अमेरिका अफ्रीका से अलग हुआ, नॉर्थ अमेरिका यूरोप से अलग हुआ, इंडिया अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया अलग पार्ट पे चला गया। कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, या कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो इन्होंने बताया जी दो टाइप के फोर्स हैं, एक फोर्स का नाम रिस्पॉन्सिबल है, एक फोर्स का नाम है पोल फीलिंग फोर्स है, और दूसरे का नाम है टाइडल फोर्स है। इन्होंने कहा ये दो टाइप के फोर्स हैं जिसकी वजह से, जिनके कारण, जो कॉजेज हैं वो यही हैं कि इनकी वजह से क्या हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ है, अलग अलग हुआ है। ये देखिएगा, एक तो पोल फीलिंग फोर्स बताया जो कि अर्थ की रोटेशन के कारण होता है, और दूसरा इन्होंने बताया टाइडल फोर्स जो सन और मून के कारण होता है। ये दो टाइप के फोर्स बताते हैं। पोल फीलिंग फोर्स के बारे में बताते हैं जो रिलेट किससे है, रोटेशन ऑफ द अर्थ पर। इन्होंने कहा अर्थ रोटेट हो रही है तो एक फोर्स जनरेट हो रहा है पोल फीलिंग, जिसके कारण क्या हुई है, इनमें ड्रिफ्ट हुई है। कारण बता नहीं पाए सही तरीके से, अच्छी बात है एविडेंसेस इनके सही है, मगर सही मायने में ये रीजन नहीं दे पाए कि वो ड्रिफ्ट हुआ कैसे। एक इन्होंने कहा कि टाइडल फोर्स सन और मून के अट्रैक्शंस के कारण ये इनमें ड्रिफ्ट हुआ होगा, इन्होंने कहा। मगर हम बात करते हैं कि सही मायने के अंदर एक्सप्लेन नहीं करवा पाए, जिनके कारण ये जो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है, जो एक पॉपुलर थ्योरी है, धीरे धीरे करते करते इसका वजूद खत्म हुआ, क्योंकि सही मायने के अंदर ये थ्योरी बता नहीं पाई। पॉपुलर जब तक है जब तक किसी ने बताया नहीं, इन्होंने सबसे पहले बताया
तो मोस्ट इंपोर्टेंट थी ये थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी कब गई थी? 1912 के अंदर, 1912 के अंदर इस थ्योरी को दिया गया। इसी को हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नेम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट इसके अंदर रीड करते हैं। आगे देखो, जब ये थ्योरी कंप्लीट हो गई तो आप कहेंगे सर एक टाइम पीरियड निकल करके आता है, वो रहा पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। धीरे धीरे करते करते इन पर स्टडीज की जाने लगी। यार आखिर इनमें ड्रिफ्ट कैसे हुआ, इनमें ड्रिफ्ट कैसे हुआ, इन पर स्टडी की गई। तो आप कहेंगे सर ऑल दिस एविडेंसेस वाज कलेक्टेड। जितने भी एविडेंसेस थे उनको क्या किया गया? कलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया। स्पेशली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। आप कहेंगे इस समय क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है। आप मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम पीरियड क्या है? 19, ये था सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड। इसमें क्या हुआ? फर्दर ओशियन फ्लोर मैपिंग, एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि वो कहता है यार ड्रिफ्टिंग हुई है, तो फिर ऐसा भी हुआ होगा कि ऐसा तो है नहीं कि मान लो ये कोई पार्ट है, ये कोई कॉन्टिनेंट है और ये उसका फ्लोर है। अगर इनमें ड्रिफ्ट हुआ है तो अल्फ्रेड वेगनार कहते हैं कॉन्टिनेंट भी हुआ। अगर ड्रिफ्ट हुआ है तो ओशियन के फ्लोर में भी होगा। ऐसा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ऊपर ऊपर से जो ड्रिफ्ट हुआ है तो सारा ही हुआ है से वो ओशियन का फ्लोर हो। तो उस पर स्टडी की गई, उसकी मैपिंग बनाई गई, डीप सी रिसर्च। आप कहेंगे जो ओशियंस हैं उनके डीप पार्ट को रिसर्च किया गया, उनको देखा गया। एडेड मैनी न्यू डायमेंशन द प्रूफ ऑफ, आप कहेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और एक नए प्रूफ के साथ में अब आगे इसे रीड करते हैं जिन्होंने सही मायने के अंदर ये जो ड्रिफ्ट हुआ उनके बारे में बताया। फोसिल्स, इन पर स्टडी हुई। रोक, अंदर रोक कैसी है, फ्लोरा और फ्यूना, इन सब पर डीप रिसर्च की गई। ओशियन के डीप पार्ट पे रिसर्च, उसका फ्लोर को चेक किया गया। आगे चलकर देखते हैं फिर इसके अंदर क्या होता है। अब नई एक थ्योरी आती है, ये कहती है कि भाई वेगनार जी ऐसे ही नहीं हुई। वेगनार जी जैसे आप बता रहे हो ना, पोल फिलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, इनके कारण जो ड्रिफ्ट हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। ये आए, बड़े कान लगा करके पीछे से सुन रहे थे और आकर के इन्होंने क्या कहा? लो चक में आ गया। इन्होंने कहा मैं बताऊंगा आपको मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ये देखिएगा। ये कहते हैं कि पहले तो मेरी थ्योरी का नाम सुन लो। हमने कहा यार सुना दो। हमने कहा आपकी थ्योरी सुना दो। तो इन्होंने क्या कहा? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म। हाँ, कहानी बड़ा इजी वे के अंदर बताया। इन्होंने कहा मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टिनेंट के अंदर ड्रिफ्ट कैसे हुआ। पोल फिलिंग फोर्स के कारण नहीं हुआ, ये टाइडल फोर्स के कारण नहीं हुआ। पहले तो मेरी थ्योरी को सुन लो। मेरी थ्योरी का नाम है, आप कहेंगे कन्वेंशनल करंट है। इस थ्योरी को दिया कब गया था? 1930 के अंदर। नाम क्या था? ऑर्थर होम्स था। इनका नेम क्या था? इनका नेम था ऑर्थर होम्स। इज द क्लियर? यस सर। इन 1930 के अंदर ऑर्थर जो होम्स हैं, इन्होंने कहा, एक थ्योरी दी जिसका नाम कन्वेंशनल करंट थ्योरी है। इन्होंने क्या कहा कि जैसे देख लो, सबसे अर्थ की सबसे ऊपर लेयर का नाम क्या है? आप कहोगे क्रस्ट। सेकंड का कौन सा है? मेंटल। फिर कौन सा है? कोर है। इन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो मेंटल है, इस मेंटल से क्या हो रहा है? आप कहेंगे, इन्होंने बताया कि यहां से कुछ ऑपरेट हो रहा है, यहां से कुछ ऑपरेट हो रहा है। कहां से? मेंटल के पोर्शन से कुछ ऑपरेट हो रहा है। क्या ऑपरेट हो रहा है? करंट ऑपरेट हो रहा है। क्या ऑपरेट हो रहा है? करंट ऑपरेट हो रहा है। कहां से? मेंटल से। कहां से? मेंटल से
क्या हो रहा है, एक कन्वेंशनल करंट ऑपरेट हो रहा है मेंटल पोर्शन से। आपने चैप्टर नंबर 3 को रीड किया था जिसका नाम था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ का लास्ट टॉपिक था क्रस्ट मेंटल कोर, यानी जहां हमें ब्राइटल हार्ट जो पार्ट आप देख रहे हैं इसका नाम क्रस्ट है। फिर इसके बाद में आती है मेंटल, जहां से मेंटल का जो अपर पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर, जो कैसा है, वीक, जहां से क्या ओरिजिनेट होता है, मैग्मा। मैग्मा बाहर आता है तो क्या बनता है, लावा। इन्होंने कहा कि ये जो मेंटल पोर्शन है ना, उसी मेंटल पोर्शन से कन्वेंशनल करंट जो है वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। चलो ठीक है, दीज करंट, इसी करंट के कारण जनरेट होता है क्या, आप कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, कोजिस। आप कहेंगे सर इससे करंट ऑपरेट हो रहा है, रेडियोमेट्रिक जो आप सॉरी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनके कारण आप कहेंगे थर्मल डिफरेंसेस। थर्मल में क्या आ रहा है, थर्मल का मतलब ताप, डिफरेंस का मतलब आप कहेंगे अलग अलग। मेंटल पोर्शन, इसी के कारण मेंटल पोर्शन के अंदर जो टेम्परेचर है, ताप है, वो क्या है, अलग अलग है। करंट्स के कारण क्या है, अलग अलग हैं। बोलो समझ में आ गया? आ गया? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं हो रहे सर। इसी कारण उन्होंने क्या कहा कि भाई जो रेडियोमेट्रिक के रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनके कारण थर्मल डिफरेंसेस आ रहा है। ये देखिएगा, इस डायग्राम को विजुअलाइजेशन करें, एनिमेट को आप करिएगा। ये रहा मेंटल, और इस मेंटल पोर्शन से कुछ रेडियो एक्टिव जो आपने कहा कि सर थर्मल में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनके कारण आपने कहा कि कन्वेंशनल करंट ऑपरेट हो रहा है। जैसे इसमें कन्वेंशनल करंट ऑपरेट हो रहा है तो कन्वेंशनल करंट के ऑपरेट होने से जो कॉन्टिनेंट है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। या यूं कहूं कि ये जो कॉन्टिनेंट का जो अपर पार्ट है वो क्या हो रहा है, अलग हुआ है। वो क्या हुआ है, अलग हुआ है। इसी कारण अफ्रीका जो है, या यूं कहें साउथ अमेरिका जो है, वो अफ्रीका से क्या हुआ है, अलग हुआ है। किसके कारण, कन्वेंशनल सेल्स, कन्वेंशनल करंट के कारण क्या हुआ है, साउथ अमेरिका अफ्रीका से अलग हुआ है, उनमें ड्रिफ्ट हुआ है। तो एक नई बात आपके सामने निकल करके आ गई कि कन्वेंशनल करंट इन 1930 ऑर्थर होम्स, इसी ऑर्थर होम ने क्या कहा, भाई कन्वेंशनल करंट के कारण ही कॉन्टिनेंट अलग हुए हैं, दूर हुए हैं। और जबकि अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था टाइडल फोर्स और पोल फिलिंग फोर्स के कारण इनमें ड्रिफ्ट हुआ है। अब ये वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो टाइम पीरियड हमने देखा कि उनके बाद में डीप रिसर्चेज होने लग गई हैं, और उसके बाद में हमने ये देखा, और इन 1930 का जो टाइम पीरियड अभी आपने देखा, क्लियर किया, ये टाइम पीरियड ही चल रहा था, आपने इसके अंदर रीड किया। ये अब आप देखो, आगे देखो, ये इसी के कारण इनमें, यहां पर भी आप देखो, इसमें भी देखो, इनमें से कन्वेंशनल करंट नहीं कर रहा है। ये कौन सा करंट है, ये कौन सा करंट है, आप कहेंगे कन्वेंशनल करंट। ये कन्वेंशनल करंट है जिनके कारण क्या हुआ है, आप कहेंगे उनमें ड्रिफ्ट हुआ है, अलग हुआ है। तो ये जो थ्योरी है इसे ही हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कब दी गई थ्योरी, आप कहेंगे सर 1930 में। किसने दी थी, ऑर्थर होम्स ने। बड़ा इजी मेथड है, सिंपल है, 100% चांसेस है आने के इसके। फुल स्टार, पत्ती, चॉकलेट, गुलाब जामुन, रसबरियां, छोटी छोटी 5 स्टार आप इस पे बना दीजिए। कन्वेंशनल करंट थ्योरी किसकी है, ऑर्थर होम्स की है। आगे देखिए, रीड करते हैं, कंटिन्यू आगे। अब हमने क्या किया, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड की हम बात कर ही रहे थे, मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, ओशियन फ्लोर को भी हमने अच्छे से देखा कि यार ऊपर ऊपर से कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट होता है या ओशियन के फ्लोर में भी होता है। तो हमने क्या देखा, क्या आइडेंटिफाई किया, क्या हमने एक्सप्लोर किया, हमने ये एक्सप्लोर किया जैसे जैसे माउंटेन्स सरफेस के ऊपर हैं, जैसे कुछ वैलीज सरफेस के ऊपर हैं,
जैसे कुछ प्लेट्यूज सरफेस के ऊपर हैं, वैसे ही कुछ पार्ट ओशियन के अंदर भी है। इसका मतलब ओशियन इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। वेरिएशंस आपको इसके अंदर सीन मिलता है ओशियन के फ्लोर के अंदर। आप इसको अच्छे से विजुअलाइजेशन कर लीजिएगा। मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, ओशियन फ्लोर की जब मैपिंग की गई तो क्या है, इन पर रिसर्च की गई और हमने देखा कि ओशियन फ्लोर इज नॉट जस्ट ए वास्ट प्लेन। ओशियन जो हम समझ करके बैठे हैं कि कहीं ओशियन बिल्कुल क्या होगा, फ्लैट होगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये ओशियन के अंदर का पार्ट है। आगे चलकर इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ये ओशियन का अंदर का पार्ट है। ये देखो आप स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट आप सीन कर रहे हो, ये सारा ही क्या है, ओशियन है। ये क्या है, ओशियन है। ओशियन के अंदर का पार्ट है। ओशियन का अंदर का ये पार्ट है स्टूडेंट, आप इसको देख लीजिएगा। जैसे हम इसके अंदर बात करें वोल्केनिक आर्क, ये पार्ट इसके अंदर बना, वोल्केनिक आइलैंड है। ओशियन का सबसे जो डीपेस्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं ट्रेंच। और आपने नाम तो सुना होगा, पैसिफिक ओशियन में लगभग लगभग आपके नियर अबाउट कितनी किलोमीटर आपने रीड किया होगा, मेरियाना ट्रेंच। अगर आपने मेरियाना ट्रेंच का नेम सुना है तो आप मुझे 100% कमेंट करेंगे कि सर मेरियाना ट्रेंच हमने सुना है और ये पैसिफिक ओशियन के अंदर है। आगे देखते हैं। अब आप देखो इसके अंदर क्या किया गया, इंडिकेट द एक्सटेंशन ऑफ सबमर्ज माउंटेन रेंज, डीप ट्रेंचेज है, कॉन्टिनेंट मार्जिन से इसके अंदर ये कुछ पार्ट हमें ओशियन के अंदर देखने को मिलते हैं। अब जो जियोग्राफर्स थे उन्होंने जब डीप रिसर्च करी तो उन्होंने ओशियन को कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। वो कहते हैं द मेजर डिवीजन बेस्ड ऑन द डेप्थ एज वेल एज द फोम रिलीफ। उन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें नंबर 1 पर कौन सा है, आप कहोगे सर नंबर 1 पर है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, नंबर 2 पर कौन सा है डीप सी बेसिन, 3 पर कौन सा है मिड ओशियन रिज। ये आपने कहा कि सर इनको क्या किया, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। जो जियोग्राफर्स थे उन्होंने इस पार्ट को डिवाइड कर दिया। आगे देखते हैं। ये रहा सी फ्लोर, कौन सा डीजे का फ्लोर नहीं है, ओनली सी फ्लोर है, ये ओशियन का फ्लोर है। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है ये कॉन्टिनेंट है। ये क्या है, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट जैसे ही खत्म हुआ आपने कहा समुद्र स्टार्ट हो गया, आप कहेंगे सर ओशियन स्टार्ट हो गया। अब देखो ये कुछ है, जैसे ग्योट है, आइलैंड है, मिड ओशियनिक रिज है, अबेसाल प्लेन है, कॉन्टिनेंटल राइज है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसका कौन सा है वो आप एक बार अच्छे से देखिएगा, कवर करते हैं। सबसे पहले होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बाद में कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कौन सा आता है कॉन्टिनेंटल जो स्लोप है, ये वाला जो पार्ट है कॉन्टिनेंटल जो स्लोप वाला पार्ट है, आप देखो सही मायने में सबसे डीपेस्ट इसी पार्ट पर हो जाता है ओशियन। फिर आप कहेंगे अबेसाल प्लेन, बिल्कुल फ्लैट पार्ट आएगा ओशियन का, ओशियन के फ्लोर का। ये जो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं ये हम ओशियन के अंदर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ओशियन के अंदर की बात कर रहे हैं। आइएगा आगे इसे रीड करते हैं, आगे इसे देखते हैं। फिर से देखो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी। कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कॉन्टिनेंट ही है, हिंदी में कहें तो महाद्वीप कहते हैं। मार्जिन का मतलब होता है किनारा। जैसे ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के बाद में आपने कहा कि इसके बाद क्या स्टार्ट हुआ,
कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, अबेसाल प्लेन, और सबसे लास्ट जो पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेंच के नाम से जानते हैं। सर एक बार आप दोबारा हमें बता दो, एक बार हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा दो। देखो सबसे पहले कॉन्टिनेंट, फिर हल्का सा आप कहेंगे इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर ये डीप सी प्लेन, ये क्या है, डीप सी प्लेन है। अब आप इसको विजुअलाइजेशन कर लो, कौन कौन से पार्ट पर कौन कौन सा आपको दिखाई देगा। जैसे ये जो पार्ट इसने बताया कॉन्टिनेंटल स्लोप है, जैसे इसके अंदर ये जो पार्ट बताएं ये कॉन्टिनेंटल की सेल्फ है, और ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। सही मायने में सेल्फ से स्टार्ट हो जाता है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आती है, फिर क्या आता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल अबेसाल प्लेन, बिल्कुल फ्लैट पार्ट होगा ओशियन का, ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज। ये अलग अलग पार्ट है जो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ये श्योर लाइन है, किनारा है ये रहा, और ये सब मैरीन कैनियन, ये कैनियन है, देख लो ये रहा, ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, सब मैरीन कैनियन के नेम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। आइएगा आगे इसे देखते हैं। अबेसल प्लेन आर द एरिया, अबेसल एक ऐसा एरिया है वेयर द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन गेट डिपॉजिट्स। ये एक ऐसा पार्ट है बेसाल प्लेन जो आपने कहा, जैसे मान लो कोई रिवर सेडिमेंट्स लेकर के आई है, तो वो क्या करती है, यहां ला करके क्या कर देगी, डिपॉजिट कर देगी, एक सेडिमेंट है। ये वो प्लेन पार्ट, ये वो फ्लैट पार्ट जहां पर कोई रिवर काम क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, सेडिमेंट्स को ला करके इस पार्ट के ऊपर डिपॉजिट कर रही है। सो वी कैन से कि ये जो पार्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं, ये सेडिमेंट्स है, क्या ये सेडिमेंट है। आगे देखो रीड करते हैं। अब आ गए मिड ओशियनिक रिज, मिड ओशियनिक रिज, ये आप देखो इसकी वजह से ही, जैसे आपने इसके अंदर रीड किया करस्ट, ये पार्ट है मेंटल, और मेंटल का जो अपर पार्ट है इसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, और इसी एस्थेनोस्फीयर से क्या आप कहेंगे, मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। अगर ये अर्थ के अंदर है तो इसे हम कहते हैं मैग्मा, और अगर ये अर्थ के अपर पार्ट पर आ जाए तो ये बन जाता है लावा। जैसे आप देख रहे हो ओशियन के अंदर यही जो क्या करता है, मैग्मा जब निकलता है, ये नहीं कर रहे हैं, तो इसमें एक फोल्ट बन जाती है, एक दरार बन जाती है, एक ब्रेक बन जाता है, फोल्ट बोलते हैं इसको। वो धीरे धीरे क्या होगी, अलग हो जाएगी, और इसके अंदर से क्या निकल रहा है, मैग्मा लावा की फॉर्मेट में बाहर निकलता जा रहा है। धीरे धीरे कॉन्टिनेंट क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। यही वो सही मायने में थ्योरी है जो कन्वेंशनल करंट थ्योरी है, आपने देखा। और धीरे धीरे ये पार्ट इससे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, रोक बनती चली जा रही है, पार्ट अलग अलग होता चला जा रहा है। ये आप इसको अगर आप ठीक टाइप से विजुअलाइजेशन कर पा रहे तो ये देख लीजिएगा, इनमें से ये निकल रहा है और इधर ड्रिफ्ट करता चला जा रहा है। इसी प्रकार से कॉन्टिनेंटल के अंदर, कॉन्टिनेंट की बात अगर करें तो उनमें क्या हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ है, उसमें क्या हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आ गई सर समझ में, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपका वन शॉट रिवीजन, शानदार लग रहा है, यूनिक है, एनिमेटेड है, और पिक के साथ में नोट्स की फॉर्मेट में, कोई पैराग्राफ नहीं है, हमने यहां पर कोई पैराग्राफ नहीं बनाया, नोट्स की फॉर्मेट के अंदर हमने इसको क्रिएट किया है। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। आप यहां पर देख रहे हो कि मैग्मा जो निकल रहा है ओशियन के अंदर, मैग्मा लावा की फॉर्मेट में जो निकल रहा है इधर से और इधर, इसमें क्या हो रही है, ड्रिफ्ट हो रही है। इसी की वजह से कॉन्टिनेंट के अंदर ड्रिफ्ट हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ऊपर से जो कॉन्टिनेंट वो अलग हुए हैं,
जो नीचे का फ्लोर है वो अलग ही नहीं हुआ। ये थ्योरी बताती है कि उनके अंदर जब अलग हुआ है, जब ओशियन के फ्लोर जब अलग हो रहा है तो कॉन्टिनेंट तो फिर अपने आप ही अलग होंगे। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा जी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट इसे रीड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। अब हम बात करेंगे कि अर्थक्वेक और वोल्केनोज की बात करेंगे, कहां कहां कैसे कैसे जो अर्थक्वेक आते हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हम इसके अंदर डिटेल से रीड करेंगे। आइएगा टू द टॉपिक पर आते हैं। ये देखिएगा, अगर आप यहां पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे इधर देखो, यू विल नोटिस, आपने नोटिस किया है दिस लाइन डॉट्स। अगर हम मिड ओशियन के अंदर मिड ओशियनिक रिज की बात करें, रिज क्या है एक बार इसे आप क्लियर करेंगे। ये देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं, एक बार कोई मैप को आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसी पर आते हैं। इसका नाम आप देखो क्या है, ये रहा, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये आपने कहा कि सर अफ्रीका है, और ये क्या है, यूरोप है। यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अगर इसकी बात करेंगे तो आप यहां पर देखो, याद है, ध्यान से देखो, ये बहुत बड़ी रीज है, इसी का नाम है ओशियनिक रिज, इसी का नाम है मिड ओशियनिक रिज। जैसे मैं यहां पर एक नेम राइट कर दूं, यहां पर आप देखिएगा, इसे क्या कहते हैं, मिड ओशियनिक रिज। सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो मिड ओशियनिक रिज है वो कौन से ओशियन में है, अंटार्कटिक ओशियन के अंदर है। कौन से ओशियन में, अंटार्कटिक ओशियन के अंदर है। इसी अंटार्कटिक ओशियन के अंदर से हमने कहा कि सर इसमें से जो मैग्मा है कंटिन्यू क्या हो रहा है, लावा की फॉर्मेट में बाहर निकल रहे हैं, और इनके बीच इतनी बड़ी फॉल्ट आ गई है, हिंदी में कहें तो दरार आ गई है इनके बीच में। आप कहें सर ये मिड ओशियनिक रीज जो अंटार्कटिक ओशियन के अंदर है, इस अंटार्कटिक ओशियन के अंदर जो मिड ओशियनिक रीज है, ये एक बहुत बड़ी फॉल्ट है, एक दरार है जिसमें से लावा निकल रहा है, और लावा निकलने से इसके अंदर क्या बन रहा है, ऐसे माउंटेन्स बनते, चेन ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं इसे। ये क्या है, चेन ऑफ माउंटेन्स है, और इसी चेन ऑफ माउंटेन्स को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे रिज। ये क्या है, आंसर है रिज है, इसी को कहेंगे मिड ओशियनिक रिज। इसी का नेम क्या है, मिड ओशियनिक रिज है, और जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी अटलांटिक ओशियन के अंदर है, मिड ओशियनिक रिज है, जो बनी किससे है, आप कहेंगे सर ओशियनिक लावा से। इसी के कारण आप देख रहे हो, और यहां पर जब ये कोई माउंटेन स्ट्रक्चर्स वाटर से अपर पार्ट पर आ जाती है तो वहां आइलैंड बन जाता है, कंट्री बन जाती है। जैसे आइसलैंड एक कंट्री है, वो इसका एक गुड एग्जाम्पल हमें सीन करने को मिलता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी बात। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो इसमें डॉट डॉट सीन करने को मिलेंगे, इसके अंदर वोल्केनोज आपको सीन करने को मिलेंगे, और यहाँ पर एक क्या बनती है, वोल्केनो, जब एक्टिव वोल्केनोज के नंबर्स यहाँ पर ज्यादा हैं, और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, एक्टिव वोल्केनो ज्यादा, देखने पर ऐसा लगता है कि रिंग बनी है, इसी का नाम है रिंग ऑफ फायर। ये पेपर में आता है, मैप के अंदर फिल कराता है कि रिंग ऑफ फायर को मैप के अंदर बताइए। आगे एक डायग्राम और हम इसके अंदर सीन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। और हमने कहा था कि सर सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं, सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं प्यारे बच्चों, वो यहां आते हैं, इसी का नाम क्या है, जापान है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि जापान में 1600 अर्थक्वेक आते हैं, 1600 अर्थक्वेक आते हैं, 1600 भूकंप आते हैं, और पर डे 4 या 5 अर्थक्वेक आते हैं। देखो आप, इसलिए 20 सेकंड पहले वहां की वॉच जो है बता देती है कि अर्थक्वेक आने वाला है। वहां अलार्म सिस्टम बहुत
टेक्निक के मामले में जापान सबसे आगे। आओ आगे इसके अंदर रीड करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। येलो कलर जो आपको दिखाई दे रहा है इसके साथ साथ में, या रेड कलर जो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है, वो वोल्केनोज है, वो एक्टिव वोल्केनोज है। जब एक्टिव वोल्केनोज का जब एक्सप्लोड होता है तो सैटेलाइट से पिक ली गई, ऐसा लगता है कि कई सारी कैंडल्स लगी हैं, देखने पर लगता है कि रिंग बनी हुई है, इसी का नाम बनता है रिंग ऑफ फायर। सर ओशियन बताना। पैसिफिक ओशियन है। सबसे ज्यादा वोल्केनो, अर्थक्वेक, आप कहेंगे सर आते कहां हैं? प्लेट्स की जो बाउंड्रीज होती है वहीं अर्थक्वेक आते हैं। प्लेट के टकरा जाने से ही तो क्या आते हैं? अर्थक्वेक आते हैं। आगे हम देखेंगे व्हाट इज प्लेट, आगे इसके अंदर सीन करेंगे, आगे इसके अंदर देखेंगे। लो जी, अब हमारे सामने कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कि जो सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड क्यों करता चला जा रहा है, फैलता क्यों चला जा रहा है। ये देखिएगा आप, ये लो, जैसे अभी आपने कहा था कि सर ये क्या है? मैग्मा है। मैग्मा का जो आपने सॉरी, ये क्या है? मेंटल है। ये क्या है? मेंटल है। और आपने कहा कि सर मेंटल का जो अपर पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ये कौन सा पार्ट है? एस्थेनोस्फीयर है। इसी एस्थेनोस्फीयर से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है लावा की फॉर्मेट में। और आपने इसके अंदर कहा कि क्या हो रहा है? उसमें स्प्रेड हो रहा है, फैलाव हो रहा है, फैलता चला जा रहा है। ये आप देखिए स्टूडेंट, ये आप देखो, इसी के कारण तो अभी हमने कहा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और ये कॉन्सेप्ट कब दिया गया था? इन 1961। कब दिया गया था? 1961 के अंदर दिया गया था। और देने वाले कौन थे? हैरी एस थे। देने वाले कौन थे? आप कहेंगे सर हैरी एस थे। इन्होंने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे करके सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड होता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। इन 1961 के अंदर हैरी हेस, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, ये लो, मोस्ट इंपोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है सर मोस्ट इंपोर्टेंट? बता दो हमें। इन 1967 के अंदर हमारे पास में एक टर्म निकल करके आता है। वो टर्म कौन सा है? प्लेट का, प्लेट टेक्टोनिक का। देने वाले कौन थे? आप कहेंगे मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, आप कहेंगे ये थे। इनके माइंड में आइडिया आया कि भाई ये जो प्लेट होती है, प्लेट है क्या सही मायने में? देखते हैं। वो कहते हैं कि टेक्टोनिक जो प्लेट होती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? एक लिथोस्फेरिक प्लेट के नाम से भी जानते हैं। प्लेट का अल्टरनेटिव नेम क्या है? प्लेट को हमने क्या कहा? इसको हम क्या कह सकते हैं? लिथोस्फीयर प्लेट। इसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट के नेम से जानते हैं। और ये कैसे होती है? मेसिव होती है, इरेगुलर शेप होती है, इसका एक स्लैब की फॉर्मेशन में होती है। ये स्लैब ही एक प्रकार की कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक दो टाइप की हो सकती है। कॉन्टिनेंट प्लेट भी हो सकती है और आप कहेंगे सर ये ओशियनिक प्लेट भी हो सकती है। आओ आगे इसे देखते हैं। प्लेट क्या है? एक टाइप की स्लैब ही है। देखते हैं इसमें, इसके अंदर कवर करते हैं। अब वो कहते हो कि जो लिथोस्फेरिक इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स। आपको कह दे कि हाउ मेनी मेजर प्लेट्स, हाउ मेनी माइनर प्लेट, देन वी कैन से कि जो मेजर प्लेट्स हैं उनके नंबर्स की अगर बात करें तो कितनी है? 7 है। 7 मेजर प्लेट्स हैं। कितनी है बताइए? आप कहेंगे सर 7 मेजर प्लेट्स हैं। और माइनर प्लेट्स की बात करेंगे तो सम माइनर प्लेट्स हैं। ये रही प्लेट्स। अब देख लो सर कौन सी प्लेट की बात कर रहे हो? समोसा, बर्गर, पिज्जा वाली प्लेट की बात कर रहे हो क्या? नहीं। क्या पानी पतासा, पानी पूरी, गोलगप्पे वाली प्लेट की बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। फिर तो पक्का ही आप टिक्की की प्लेट की बात करते होंगे। नहीं। फिर दही बल्ला वाली प्लेट? नहीं।
ये जो प्लेट है एक स्लैब है, आपने कहा सर जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं, और आपने तो पहले भी रीड किया हुआ है कि लिथोस्फेयर का पार्ट कितना होता है, 0 से लेकर 100 किलोमीटर वाला पार्ट होता है, उसे हम प्लेट कहते हैं। अब आप देखो 7 मेजर प्लेट, जितने कॉन्टिनेंट उतनी प्लेट, मगर एक अलग से ऐड करेंगे वो हम देखते हैं। अंटार्कटिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, फिर पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका प्लेट और यूरेशियन प्लेट। एक बार सर जरा आप बिना देख के बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते भाई, अभी बता दें। सबसे पहले आप कहेंगे सबसे बड़ी जो प्लेट है उसका नाम है यूरेशियन प्लेट। ओशियन में सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? पैसिफिक प्लेट। ओशियन में सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक प्लेट है। यहां प्लेट नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो पार्ट सबसे लार्ज होगा उसको हम एक प्लेट बना देंगे। यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, और कौन सी रह गई आप मुझे बताएंगे? और कौन सी रह गई? इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट। 7 मेजर प्लेट्स कंप्लीट हो गई है। ये देखिएगा, ये आपकी यूं कहें कि प्लेट्स हैं। आगे चल करके इसे रीड करते हैं कि सब माइनर प्लेट्स भी हैं, जैसे कोकोस प्लेट। कौन सी है? कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट है ये आपने इसके अंदर देखी, कौन सी प्लेट्स है? अरेबियन प्लेट, फिलीपाइन प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट। तो ये कुछ प्लेट्स हैं जो आपने इसके अंदर 1 बाय 1 आपने इसको अच्छे से रीड करिए। बोलो समझ में आ गया? आप कहेंगे जी सर समझ में आ गया। बोलो समझ में आ गया? आ गया सर समझ में, बिल्कुल आ गया, आ गया समझ में। तो ये कुछ बातें अभी प्यारे बच्चों आपने इसके अंदर रीड करी है, इनको आपने डिटेल से देखा है कि कौन कौन सी प्लेट्स हैं। ये आपने देखा, ये भी अभी देखो, ये कौन सी? कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपाइन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट। ये प्लेट्स हैं, इनको अभी मैप के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि सर कोकोस प्लेट, ये कोकोस प्लेट किन किन के बीच में स्टैब्लिश्ड है? सो आप कहेंगे सर पैसिफिक प्लेट और आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका के बीच में आपने कहा कि कोकोस प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में नाजका प्लेट है, और पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में जुआन डी फुका प्लेट है। देखो लोकेशन आपको ऐसे आनी चाहिए कि जुआन डी फुका प्लेट किन किन के बीच में स्टैब्लिश्ड है। आप कहेंगे सर पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में जुआन डी फुका है। ऐसे ही सेंट्रल अमेरिका, ये यूं कहे कि नॉर्थ प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में आपने कहा कि सर कोकोस प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में नाजका प्लेट है। फिर आप देखिए आगे देखते हैं, यहां एक प्लेट और है, यहां एक प्लेट और है जिसका नाम है स्कोचिया प्लेट। स्कोचिया प्लेट अंटार्कटिक और साउथ अमेरिका के बीच में साउथ आप कहेंगे सर स्कोचिया प्लेट है। अरेबियन कंट्री है तो यहां एक होगी अरेबियन प्लेट है। फिर आपने कहा कि सर यहां ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है यहां फ्यूजी प्लेट है, ठीक है। ये रही फिलीपींस प्लेट है, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में। इस टाइप की सब माइनर्स प्लेट है जिनको आपने अच्छे से कवर करना है। आप अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से बता देंगे आप इसके अंदर कौन कौन सी प्लेट है। नेक्स्ट देखो, आगे देखते, ये रहा, ये आपको प्लेट्स आपकी बुक का डायग्राम है। जैसे आपने कहा कि सर ये स्कोचिया, ये नाजका, ये कोकोस, फिर आपने कहा कि सर जुआन डी फुका, ठीक है, ये फिलीपाइंस प्लेट, फिर आपने कहा कि सर यहां अरेबियन प्लेट,
ये जो प्लेट्स हैं जो आपने इसके अंदर, ये ज्वाइंट कौन सी प्लेट है, कैरोलिन प्लेट, ये रही ऑस्ट्रेलिया के अपने इस पार्ट में फ्यूजी प्लेट है यहाँ। तो ये कुछ प्लेट्स हैं जिनको आपने विजुअलाइजेशन करना। आगे आ गया, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लेट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेट्स? प्लेट के कितने टाइप हैं सर? बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट, उससे छोटी प्लेट? नोट नहीं, हम यहां जो बात करेंगे, यहां जो प्लेट्स की बात करनी जा रही है, 3 प्लेट्स हैं। कौन कौन सी प्लेट्स हैं इनको हम रीड करते हैं, इनको हम डिटेल से आइडेंटिफाई करेंगे। इन्हें बोलते कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट प्लेट्स का आपस के अंदर मिलना। प्लेट जब आपस में टकराती है तो ये क्या बनता है? कन्वर्जेंस होता है। प्लेट्स जब एक दूसरे से दूर जाती हैं इसे कहते हैं डाइवर्जेंस, और जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के पैरेलल जब निकलती है इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। बताइए ना, समझ में आ गया? आ गया सर समझ में? एक बार देख लीजिएगा, ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंट, एक ही बात है। ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ये कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। सो वी कैन सी 3 टाइप्स हैं प्लेट्स के। नंबर 1 पर जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, अपने आप को ही मान लेना आप एक दूसरे से दूर जा रहे हो, समझ जाना कि आपने डाइवर्जेंट कर लिया। एक दूसरे के पास में आ रहे हो, कन्वर्जेंस कर लिया। एक दूसरे के पास में से निकल रहे हो तो ये कौन सा होगा? ट्रांसफॉर्म। ऐसी कंडीशंस के अंदर अर्थक्वेक आते हैं, ऐसी कंडीशंस के अंदर आप देखते हो वोल्केनोज निकलता है या वोल्केनोज एक्सप्लोड होता है, या यूं कहें कि लावा निकलता है। ये वो कंडीशंस हैं अर्थक्वेक और वोल्केनो वाली। तो ये प्लेट्स हैं, इनको अच्छे से देखना, एनिमेटेड के थ्रू मैंने आपको बताया डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। अगर आपने हमारी वीडियो को यहां तक देखा तो 100% आपका कमेंट आना चाहिए कि सर मुझे प्लेट्स के टाइप याद हो गए। अगर आपने यहां तक हमारी वीडियो को देखा है तो आपका कमेंट 100% आना चाहिए कि सर प्लेट के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स। आगे देखिएगा, रीड करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं। अब एक एक करके इनको रीड करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आपका आ रहा है इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंट बाउंड्री प्लेट। अब इसमें क्या हो रहा है? ऐसी कंडीशंस में प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। क्या हो रहा है इसमें? प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। देखो आप, लो, वेयर न्यू क्रस्ट इज जनरेट एज ए प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम टू ईच अदर। क्या हो रही है? प्लेट क्या हो रही है? आप कहेंगे एक दूसरे से दूर जा रही है। तो अब आप क्या कहोगे? क्या कहोगे आप? द साइट वेयर द प्लेट मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर। जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? डाइवर्जेंट कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में स्प्रेडिंग साइड्स, स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलना। बेस्ट नोन एग्जांपल इसका क्या मिलेगा डाइवर्जेंट बाउंड्री का? आप कहेंगे सर मिड अंटार्कटिक रिज। अभी मैंने आपको सबसे बड़ी एक रिज दिखाई थी, याद हो? आप मुझे कमेंट में बताएंगे कौन से ओशियन में बताई थी। मैंने कहा था वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो मिड ओशियनिक रीज है वो, आपने कहा उनके बीच में फॉल्ट, उनके बीच में दरार आ गई क्योंकि प्लेट एक दूसरे से दूर चली गई वहां। मैंने आपको कुछ इस टाइप की, ये रहा, इस टाइप की अभी मिड ओशियनिक रीज बताई थी। फॉल्ट बनी है। फॉल्ट कैसे बनी है? जब प्लेट एक दूसरे से क्या गई है? दूर गई है। तो मिड बेस्ट एग्जांपल इसका वहां आपको सीन करने को मिलता है।
अब देखो, इसे कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है जब प्लेट एक दूसरे के साथ में आती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक प्लेट, ये देखो आप, कन्वर्जेंस हुआ। जो प्लेट हैवी थी, जो प्लेट हैवी थी, ये दो प्लेट है, ये दोनों आपस में टकरा रही है। जो प्लेट हैवी होंगी वो क्या कर जाएंगी, सबडक्शन कर जाएंगी, नीचे की तरफ चली जाएंगी। और नीचे क्या है, मैग्मा, एस्थेनोस्फीयर है। ये पार्ट क्या होगा, मेल्ट होगा। जब ये पार्ट जब मेल्ट होगा तो क्या होगा, मेल्ट होकर बाहर निकलेगा। और जब मेल्ट होकर के बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए कि माउंटेन बनेगी, इस टाइप की माउंटेन जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। और ऐसी माउंटेन को आपने हमारे इंडिया में हिमालय का है, और हमारे हिमालय बनना ऐसे ही बना है, इंडिया का जो हिमालय ऐसे ही बना है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकरा जाने से इस टाइप से हिमालय बना। ये रहा, टू प्लेट टकरा रही है, हैवी जो प्लेट है वो अंदर सबडक्ट कर गई, और ये आप देखो इस टाइप से इनमें आपको पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का मीन है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के बगल से निकल गई, एक प्लेट दूसरी प्लेट के, अभी मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्म कर गई, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ट्रांसफॉर्म कर गई, सो वी कैन से दीज आर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। अब आप देखो, देयर आर थ्री अवे फ्रॉम विच कन्वर्जेंस कैन बी अकर, दीज आर। कैसे कैसे सर ये हो सकता है, अच्छा, बिटवीन टू ओशियनिक, सॉरी, ओशियनिक और कॉन्टिनेंट प्लेट में भी हो सकता है ये प्रोसेस, दो ओशियनिक प्लेट के बीच में हो सकता है, और दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है ये हमने देखा, कॉन्टिनेंट ओशियन प्लेट, ओशियन प्लेट, और हमने कहा कि दोनों ही कॉन्टिनेंट प्लेट के बीच में ये प्रोसेस हमें इसके अंदर देखने को मिल सकती है। आगे देखिएगा, किसकी बात हमने की, कन्वर्जेंस की। ये पार्ट अभी आपने देख ही लिया था। अब देखो, रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट का मतलब है कितनी कोई रफ्तार से प्लेट आगे की तरफ मूव कर रही है। एट प्रेजेंट में भी जो प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट हो रहा है, आज भी प्लेट के अंदर मूवमेंट हो रहा है। इसमें से कुछ प्लेट को अभी रीड करेंगे जिनकी स्पीड पर ईयर कितनी है। कुछ प्लेटें ऐसी भी हैं जिनकी स्पीड बहुत हाई है, और कुछ ऐसी भी हैं जिनकी स्पीड क्या है, कम है। ये बात आप इसके अंदर रीड करने वाले हैं, आप इसके अंदर देखने वाले हैं। रेट की बात करेंगे, क्या उनकी रेट है वो आप देखिएगा। द स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपने कहा कि द पैरेलल मिड ओशियनिक रीज हेल्प साइंटिस्ट डिटरमाइन द रेट ऑफ द प्लेट मूवमेंट। कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इन पर रिसर्च करी, रिसर्च करके बताया कि प्लेट मूवमेंट कर रही है। आज भी हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है। सोचो, आज भी हिमालय बन रहा है, मगर ऐसा तो है नहीं रात को सोए और सुबह उठे तो हिमालय बनकर तैयार हो गया। इनके बनने की प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होती है। आज भी हिमालय बन रहा है, और हिमालय ऐसे ही बना था। तो इस प्रकार से ये जो प्लेट्स हैं ये क्या कर रही हैं, इनकी क्या स्पीड रही होंगी, क्या आज भी कर रही हैं, तो आंसर आता है यस, आज भी मूवमेंट हो रहा है। तो हम इसके अंदर देखते हैं, आर्कटिक रीज जो है द स्लो रेट। आप कहेंगे कौन सी, आर्कटिक जो रीज है, आर्कटिक रीज, आपने आर्कटिक ओशियन देखा होगा सबसे ऊपर ऊपर जो है। अब आप देखोगे उसकी सबसे स्लो रेट आपको सीन करने को मिलेगा, मोस्ट है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। आप कहोगे जो
आर्कटिक रीज है वो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बोलो समझ में आ गया? आ गया। बोलो बाबा बचीनाथ की जय। हो गया सर याद? अब तो बात पक्की समझ में आ गई, 100% आ गई। आगे देखो, द ईस्ट पैसिफिक राइज नियर ईस्टर आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक अबाउट 3400 किलोमीटर वेस्ट। चिली हैज फास्टेस्ट रेट मोर देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर। आप देखो कि कौन सी चिल्ली की तरफ मूवमेंट कर रही है, कौन सी, ईस्ट पैसिफिक जो राइज। अब देखो ईस्ट पैसिफिक जो है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है किसकी ओर, चिल्ली की तरफ राइज कर रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है, 15 सेंटीमीटर पर ईयर है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये आप देखिएगा मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। और आप सबको पता है कि जैसे ये पार्ट आप देख लो, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है प्यारे बच्चों, पेंजिया। यहां पर आपने कहा कि पहले इंडिया कहां था, यहां था। पहले इंडिया कहां था, यहां था। फिर धीरे धीरे करता करता कहां चला गया, इक्वेटर को क्रॉस करके यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया। तो आप ये देखेंगे इसका मतलब हमारा इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना पार्ट था। फिर धीरे धीरे करते करते अपर पार्ट की तरफ गया, और अपर पार्ट में कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराया। ये आप इस डायग्राम में देखो, आप कहेंगे अर्ली, पहले का जो इंडिया था यानी 71 मिलियन ईयर्स अगो की पहले की बात करें, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है प्यारे स्टूडेंट। ये एक लाइन है, इस लाइन का नेम क्या है, इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। देन अर्ली इंडिया की बात करें तो 71 मिलियन ईयर की पहले की बात करें तो हमारा इंडिया इक्वेटर के साउथ पार्ट में था। फिर आपने देखा 55 मिलियन ईयर अगो, पहले देखो आप, धीरे धीरे यहां आया। फिर हमने कहा कि 38 मिलियन ईयर अगो, फिर यहां सीन करने को मिला 10 मिलियन ईयर अगो यहां, और आज हमारा इंडिया यहां है। इसका मतलब इक्वेटर के साउथ पार्ट में। और ऊपर कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। जैसे ही हमारा इंडिया यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराया, टकराते ही आप कहेंगे सर इनके बीच में, अभी आपको क्या कहा था, जब टू प्लेट्स आपस में क्या करती हैं, कन्वर्जेंस करती हैं। ये प्लेट देखो, और यहां से कौन सी प्लेट है, यूरेशियन। तो क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं ऐसी कंडीशंस के अंदर। और आपने रीड किया कि जो हैवी प्लेट होती है, बड़ी प्लेट होती है, जो हैवी प्लेट होती है वो अंदर चली जाती है, सबडक्शन कर जाती है, सबडक्ट कर जाती है, और मेल्ट होकर आपने कहा वो प्रोडक्ट हमें अपर पार्ट पर सीन करने को मिलता है। और एट प्रेजेंट में आपको हमारा जो हिमालय है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आज हमारा इंडिया ऐसे है, तो इस टाइप से इसने क्या किया है, मूवमेंट किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डांस आप देख रहे हैं, आप ये डांस जो देख रहे हैं, इसी डांस के साथ में आज का हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या होता है, खत्म होता है। आज चैप्टर को फिनिश करते हैं। देखिएगा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। जाते जाते एक बात आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आपको मैं और क्लियर कर दूं। चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है, हमने देखा। अब आप मुझे यह बताएंगे कि इंडिया के कौन से स्टेट से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। स्टेट में भी आपने डिस्ट्रिक्ट का नेम, आप अपना नेम और आप अपनी क्लास 100% राइट करेंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें बताएंगे कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। अगर आप स्कूलिंग में हैं तो ये चैप्टर आपको कैसे लगा, आप हमें बताएंगे। आपको बता दूं, ये कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपका नंबर दीजिए, ये लो। और हमारी ऐप भी है, प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी ऐप को भी मुकेश गहलोत एकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं एप्लीकेशन, या यूं कहें कि ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड भी नोट्स वहां आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। कैसे लगी
अब आपका कमेंट आना चाहिए, 100% कमेंट आए, लाइक करना है आपने, कमेंट तो पक्का ही आए, लाइक तो आपने क्लास को करना ही करना है। और अब मिलेंगे हम आपको अगले चैप्टर के अंदर। और उससे पहले आप एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।